हेलो बच्चों, वणकम, गुड इवनिंग, कसा काय और त्वाडा की हाल है। और इसी के साथ आज का जो हाल है वो ये लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि हमारा चैप्टर शुरू हुआ है पुष्पीय पादपों की आकारिकी यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और उसमें चैप्टर फ्लो आपको पता है कि क्या क्या रामायण हमें पढ़नी है और किस महाभारत तक हमें पहुंचना है। उसके बाद आज जो लेक्चर फ्लो है वो हम शुरू करने वाले हैं स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू के बारे में। उसके बाद हम उसके अंतर्गत एक प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है सरल उत्तक यानी कि सिंपल टिश्यू। और उसके बाद इसका एक प्रकार पढ़ेंगे मृदु उत्तक यानी कि पैरेन्काइमा। बहुत प्रकार हैं भाई, बहुत नाइंसाफी है मैम, क्या करें। इसी नाइंसाफियों का जो है खजाना है बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स भी। चलिए, स्थायी उत्तक है हमारे पास। स्थायी उत्तक हम बात कर चुके हैं, ऐसे उत्तक जो क्या हो सकते हैं, विभोजोत्तकी उत्तक से ही बने होते हैं और परमानेंट हो जाते हैं, मतलब आगे उनमें विभाजन नहीं हो सकता। हालांकि कई बार, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये किसी से मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और विभाजन की क्षमता कई बार आ जाती है इनमें, लेकिन रेयरली यानी कि 90% सारे परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो परमानेंट ही होते हैं, विभाजन की तरफ नहीं जाते। एक दो एक्सेप्शन जो कि एधा वगैरह हमने दी थी, वो परमानेंट होके वापस से कैसी हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले 3 प्रकार है हमारे पास। इसकी वैरायटी बहुत है हमारे पास, बहुत कुछ वैरायटी है हमारे पास, जो आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। तो पहला जो है स्थायी उत्तक का प्रकार है सरल यानी कि सिंपल टिश्यू। उसमें हम देखेंगे मृदुत्तक जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें स्थूल कोणोत्तक यानी कि कॉलेनकाइमा और उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ोत्तक। ये 3 प्रकार रहेंगे इसके। सेकेंड जो इसका प्रकार है वो है जटिल उत्तक, जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और इन दो से तो आप वाकिफ होंगे मुझे लगता है। पहला है जाइलम जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसके बाद है फ्लोएम जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा जो हमारे पास है ये आपके लिए थोड़े से अलग हो सकते हैं, स्त्रावी उत्तक जिसको स्क्रीटरी टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या करते हैं, एक्सोक्राइनल यानी कि बहिस्त्रावी होते हैं। पढ़ेंगे क्या होते हैं, अभी सिर्फ नाम सुन लो इनका, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा फुटेज देना पड़ता है। और उसके बाद अंतस्त्रावी यानी कि जो होते हैं एंडोक्राइनल स्ट्रक्चर। एंडोक्राइनल ग्लैंड आपने सुना होगा तो आपको ये फैमिलियर लग रहा होगा, और एक्सोक्राइनल भी सुना ही है आपने, भले ही आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं याद करा दूंगी। तो ये पढ़ना है हमें, मतलब ये हमारा जो है परमानेंट टिश्यू के टाइप है। लेकिन उसमें आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो सिंपल टिश्यू से शुरू करने वाले हैं, और सिंपल टिश्यू में भी मृदु उत्तक। चलिए, सरल उत्तक क्या होते हैं भाई, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लाइफ। बस ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप के क्या है हमारे पास टिश्यू हैं, जिससे आगे बढ़ते बढ़ते आपको कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी, मतलब कि आपको उसके अंदर और संरचनाएं पढ़नी पड़ेगी। ये सिंपल है, नॉर्मल सेल वाले। ठीक है, तो इस उत्तक, ये उत्तक केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं। और जनरली आपने अगर मुझे बनाते हुए कभी नोटिस किया हो पहले वाले लेक्चर में, तो मैं कुछ ऐसे बनाती हूँ इनको, है ना। आप ऐसे बनाते होंगे, पर ये तो बिल्कुल गोले गोले से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। ऐसे बनाया जाता है मृदु उत्तक को। मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ ड्रॉ करने की, क्योंकि प्रैक्टिकलों में आपको बहुत ड्रॉ करना है पेंसिलों से इनको, है ना। प्रैक्टिकल अब कर रहे हैं तो ड्रॉ कर रहे होंगे, नहीं तो आगे तो करने ही है। तो ये ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे बनाओ आप इसको, मस्त होते हैं ये, बढ़िया से अच्छे से दिखेंगे। आप बनाओगे उसके बाद आपको अच्छे दिखेंगे, है ना। पूरा डायग्राम बनने के बाद सेक्शंस बनाने पड़ेंगे आपको। तो ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित है, मतलब सेम सी कोशिकाएं हैं, सिंपल वाली। इसकी कोशिकाएं जीवित या मृत होती है, या तो लाइव भी हो सकती है। अब देखो, जीवित या मृत का क्या एक तो मीनिंग है, ये थोड़ा सा समझ लो। जीवित का मतलब इनका कोशिका द्रव्य हिलता डुलता है, विभाजन कर सकती है ना, और टाइम आने पर वापस विभोजोत्तक बन सकती है। मृत वाली निष्क्रिय हो जाती है, मतलब उनका जीव द्रव्य इनएक्टिव हो जाएगा, जैसी है वैसी ही रहेंगी, और थोड़े दिन बाद सूख कर छाल के रूप में या किसी फॉर्म में बॉडी से यानी प्लांट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये वैसा वाला मृत नहीं है
कि आप बोलो कि डेड हो गई है, वैसा वाला डेड नहीं है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सक्रिय और अक्रिय से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सक्रिय रहेंगी और ये अक्रिय रहेंगी, काम तो ये करेंगे। अब आप बोलेंगे अगर, क्योंकि अभी हम जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे तब हम बोलेंगे जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है लेकिन ये जल का संवहन करती है, तो आप बोलेंगे मृत कोशिकाएं काम कैसे कर सकती है। तो यहाँ पे मृत का मतलब है सक्रिय और निष्क्रिय से, इनएक्टिव वाली, है ना, आलसी टाइप की। तथा इसकी कोशिकाओं की भित्तियां पतली या मोटी कैसी भी हो सकती है ना, जैसे चाहो वैसे, बस सेम होगी। अगर किसी एक जगह पे है तो सेम आकार की होगी। संरचना के आधार पर सरल उत्तक को निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहली है मृदोत्तक यानी कि पेरेन्काइमेटस सेल्स या पेरेन्काइमा। दूसरी है स्थूल कोणोत्तक जिसको कोलेनकाइमा भी कहते हैं। और तीसरी है दृढ़ोत्तक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा। ये आप सब 9th में पढ़ के आए हैं, पर बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में पढ़ के आए हैं, और अभी मेरी 9th में मैंने पढ़ाया भी है ये चैप्टर, अगर किसी ने देखा हो तो। लेकिन वहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ गोते लगा के आएंगे, मज़ेदार वाले। चलिए, दूसरा वाला जो है यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो क्या है, इनके भी प्रकार पढ़ेंगे। ये उत्तक 2 या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे, वहां पे मैंने सब एक जैसी बनाई थी। अब मान लो कुछ तो ऐसी कोशिकाएं हैं, कुछ जो है ऐसी कोशिकाएं हैं डबल मेम्ब्रेन वाली, कुछ जो है वो ऐसी षटकोणीय टाइप की कोशिकाएं हैं, देखेंगे ये सब आने वाली हैं जिनके कोने भरे हुए रहते हैं ऐसी। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जब उत्तक बना हुआ हो या कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है, ये किसी विशिष्ट कार्य का सामूहिक रूप से क्रियावंत करती है। स्पेशल काम है इनका, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में आपने, अगर आपको ध्यान आ रहा हो थोड़ा सा, तो जाइलम जो है उसमें जाइलम रेशे भी होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा भी होता है, जाइलम वुड होती है ना। फ्लोएम में जो है चालिनी नलिकाएं होती हैं, सीव ट्यूब्स जिसको कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, लेकिन काम उनका क्या है, एक जैसा है, जल का या फूड का परिवहन करना। तो ये जो है, ये क्या है, विशिष्ट उत्तकों के सामूहिक रूप से क्रियावंत करते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तक के प्रमुख उदाहरण हैं। अभी जो मैंने कहा कि जाइलम फ्लोएम किस में आएंगे, आपके जटिल उत्तकों में। विशिष्ट उत्तक जिसको हम स्पेशल टिश्यू भी कहते हैं। पादप काय में सरल या जटिल उत्तकों के अतिरिक्त कुछ कोशिकाएं यानी सेल्स विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती है, इन्हें विशिष्ट उत्तक या स्पेशल टिश्यू कहते हैं। इनमें स्त्रावी संरचनाएं प्रमुख हैं, कि एक तो हो गए जो परफेक्ट, जो जिनका परमानेंट काम है कि जिंदगी भर इनको जल ही लेकर जाना है और जल ही लेकर आना है, खाना ही लेकर जाना है, खाना ही लेकर आना है ना। इनको काम दे दिया है, इनका काम कभी चेंज नहीं होगा, ये वही काम करेंगे, कभी इनका ना तो प्रमोशन होगा ना डिमोशन, ठीक है, यही काम करेंगी। इधर ये जो विशिष्ट वाली है, ये भी बन एक ही बार जाती है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल काम करती है, वीआईपी टाइप की कोशिकाएं हैं। इनका काम जनरली सिक्रीशन करना होता है। अब कैसा सिक्रीशन, तो आपको फूल याद है, फूल में यानी कि फ्लावर में कई बार खुशबू आती है, और उस खुशबू को जो जिम्मेदारी है कि ये खुशबू कहाँ से आती है, क्योंकि उस फूल के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको स्त्रावी कोशिकाएं कहते हैं। ये वही स्पेशल टाइप की कोशिकाएं जो कुछ ऐसे केमिकल्स का सिक्रीशन कर रही होती है जिसकी वजह से उस फ्लावर की एक पर्टिकुलर खुशबू होती है। सारी कोशिकाएं ये सिक्रीशन नहीं करती, सिर्फ ये स्पेशल टाइप की कर रही हैं। ऐसे ही आपने मकरंद सुना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर, जिसको चूसने के लिए, पीने के लिए कीड़े मकोड़े फूल पर बैठते हैं, है ना, मकरंद, नेक्टर। ये क्या होता है, ये भी स्त्रावी कोशिकाओं से ही आता है। जब हम स्त्रावी कोशिकाएं डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर से इस बात को करेंगे कि मकरंद की कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जो नेक्टर का सिक्रीशन करती हैं, स्त्रावण करती है, और इसीलिए फिर जो है फूल में मकरंद बनता है और कीड़े वगैरह उसको चूसने के लिए आते हैं। और ऐसे ही खुशबू के लिए भी स्पेशल कोशिकाएं होती है। तो ये विशिष्ट कार्यों का जो है क्रियावंत करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पेशल टिश्यू। सरल उत्तक शुरू करते हैं। मृदु उत्तक या पेरेन्काइमा, जिसे
सरल उत्तक का ही प्रकार है ये। यह उत्तक पौधों के लगभग सभी अंगों का आधार बनता है। मतलब जहाँ पे भी खाली जगह, जो मैंने आपसे कहा था कि कॉर्टेक्स है ना, पित्त है यानी मज्जा है, जहाँ पे भी इसको लगता है कि कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है और खाली पड़ा हुआ जगह, तो ये वहाँ पे आके पसर जाती है ना। यही काम है इनका। जहाँ मर्जी है, कोई भी आप पौधे का कोई भी पार्ट काट के देख लो, आपको पैरेन्काइमेटस सेल जरूर मिलेगी, है ना। ये चिपकू टाइप की हैं, बिल्कुल कहीं भी पहुंच जाती है। यह उत्तक पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है और सिंपल टिश्यू, क्योंकि ये सिंपल है तो आपको पता है कोशिका कैसे बनानी है, बिल्कुल प्लेन, इस टाइप की। यह मूल तथा स्तंभों के कॉर्टेक्स और पित्त, जो कि मैंने अभी बात कही कि कॉर्टेक्स बनाएगी, है ना। कॉर्टेक्स क्या था, पिछली क्लास याद आ रही हो तो बाहर वाला जो पार्ट है किसी में भी, चाहे आप जड़ का स्टेम का काटें या रूट का काटें, टीएस, आपको बाहर वाला जो पोर्शन दिखता है वो सारा किस में आता है, कॉर्टेक्स में आता है। या पित्त जिसको हम मज्जा भी कहते हैं, पेरिसाइकल जिसको परिरंभ भी कहते हैं। ये क्या होता है, परिरंभ भी पढ़ेंगे, अभी सबके संरचनाएं पढ़नी है हमें, जड़ की, तने की, पत्ती की। ये अंदर की तरफ होता है ऐसे। वही 7 बंडल जो है हमारे जाइलम फ्लोएम है उसके आसपास का एरिया में पत्तियों के पर्ण मध्योत्तक में, पत्तियों के पर्ण मध्योत्तक में भी पाया जाता है। पत्तियों का पर्ण मध्योत्तक क्या है, तो पत्ती की अगर आपको संरचना थोड़ी सी पता हो तो ये बाहरी त्वचा यानी एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस यानी कि अधस त्वचा। अब पत्ती को काटा कैसे हमने, ये पत्ती है, इसको ऐसे रख के ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, ठीक है, इसलिए आपको मोटाई दिख रही है पत्ती की, ऐसे पत्ती नहीं काटी हमने, मोटाई काटी है। तो यहाँ पे तो इसके बीच में वो शिरा होती है जिसको हम मध्य शिरा या शिराएं कहते हैं। अब ये जो है, ये वाला मीजोफिल, ये बीच में होता है ऐसे। अब ये मीजोफिल देखो कई बार लंबा भी होता है, पेलिसेड टिश्यू जिसको कहते हैं, खम्भ उत्तक, कई बार गोल वाली कोशिकाओं से भी बना हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये पर्ण मध्योत्तक कोशिकाओं में, तथा फलों के गूदे यानी कि पल्प के अंदर, जो फल का मैंगो है, बनाना है, जो आप खाते हो फल, उसमें जो पल्प होता है, तथा बीजों के भ्रूणपोष में भी पाया जाता है। बीज हम पढ़ के आए हैं पिछले क्लास, जो चैप्टर था, बीज के भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष देखो मैंने वहां पे भी कहा था बहुत बार आएगा, जो द्विगुणित कोशिकाओं से बना होता है। और नारियल में हम क्या खाते हैं, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म ही खाते हैं, वो वाला एंडोस्पर्म है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें, हालांकि ये पत्ती की संरचना, तने की संरचना, ये आगे हमें पूरी डिटेल में पढ़नी है, यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नाम आए हैं उनके। इसके अतिरिक्त यह प्राथमिक व द्वितीयक संवहन उत्तक व मज्जा का भी प्रमुख घटक है, ठीक है। इसके कहाँ जब भी क्या होगी, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी, ये भी मैंने बताया था कि पहले तना सॉफ्ट होता है, फिर जब वो लकड़ी में परिवर्तित होगा यानी वुड में परिवर्तित होगा तो उसके लिए उसको सेकेंडरी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तृतीयक वृद्धि करनी पड़ेगी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वृद्धियों में भी इस प्रकार के उत्तक का क्या होता है, बहुत योगदान होता है। भरने के काम की, वही जहाँ जगह मिली, खाली जगह है तो इसको पहुँचा दो, है ना, वेला है ये, इसको कैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यह उत्तक पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं उनकी भित्ति कैसी होगी, पतली होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन थिन होगी और जीवित रहेंगी, मतलब लाइव है। अब फिर से मैं बता रही हूँ, जीवित का मतलब एक्टिव से लेना देना है। यहाँ पे कोशिका द्रव्य इसका मस्त काम कर रहा है, इसको एनर्जी भरी पड़ी है इसके अंदर, है ना, जब चाहे मर्जी ये विभाजित होके नई कोशिकाएं बना सकता है, ठीक है। कब, जब ये विभोज्यत होगा, स्थायी बनने के बाद तो कुछ नहीं कर सकता ये। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये तो सभी प्लांट में देखो कोशिका भित्ति तो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको कहीं कहीं मिलेगा। अभी 1-2 नाम और आने वाले हैं, पेक्टिन है, लिग्निन है, ऐसे नाम भी आपको सुनने को मिलेंगे। जो 22-22, 20-20 किलो के वर्ड मैंने अभी जो बोल दिए हैं वो सब आगे आएंगे, टाइम आएगा जैसे जैसे उनको डिस्कस करेंगे। कोशिकाएं समव्यासी यानी कि आइसो डायमेट्रिक होती है, मतलब वही कि सेम डायामीटर है। इसका अगर 10 सेंटीमीटर का व्यास है तो इसका भी 10 सेंटीमीटर का होगा, इसका भी 10 सेंटीमीटर का होगा। तो व्यास जो है इनका क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे गोल, आकार कैसा भी हो सकता है, या तो गोल होंगी तो सभी गोल होंगी, अंडाकार है तो सभी अंडाकार होंगी। और कोणीय, कोणीय क्या होगा, अभी मैंने एक कोशिका बनाई थी कुछ ऐसी,
इसको कोणीय बोलते हैं। ठीक है, जो मैथ्स में आप जनरली रोम्बॉइड फॉर्म बनाते हो उस टाइप का फॉर्म। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। विभोजक कोशिकाएं आपको याद है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने कहा था कि इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, इनमें होता है। ये देखो बीच में, ये जो 3 कोशिकाएं मैंने बनाई है इसके बीच में आपको ब्लैक दिख रहा होगा, तो इनमें क्या होगा, स्पेस रहता है बीच में, अंतर कोशिकीय अवकाश यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस रहता है। मृदुतक विभिन्न आवास रूपों एवं विशिष्ट कार्यों से संबंध पादप अंगों में विभेदन दर्शाते हैं। वही कि जब ये विभाजित होते हैं तो इनके आवास यानी कि जैसे आवास में ये रह रहे हैं, मान लो कि कोई रेगिस्तान वाले एरिया में पौधा उगता है तो उसके मृदुतक का काम थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि उसको पानी कम मिल रहा है, सनलाइट बहुत आ रही है, उससे भी बचाना है, वाष्पोत्सर्जन भी कम करना है, तो वहाँ पे उसके काम थोड़े से डिफरेंट होंगे। और जो जल में रह रहा है उसके काम थोड़े से डिफरेंट होगा, वो भी मृदुतक कोशिका, लेकिन काम के हिसाब से उसका साइज, शेप और ये चीजें बदलती रहेंगी। अब कौन कौन से मृदुतक मिलते हैं हमें, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला यहाँ पे दे रखा है कि जलीय पौधों के मृदुतक में अंतर कोशिकीय अवकाश सबसे अधिक विकसित होते हैं। इनमें पौधों के सभी अंतर कोशिकीय अवकाश मिलकर एक सरल वातन तंत्र का या एरियलेशन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जो जल में पाए जाते हैं पौधे, जल में जो प्लांट पाए जाते हैं, सबमर्ज की बात नहीं कर रही मैं, एक तो जल में बहुत टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, ऐसे जो बिल्कुल जल के अंदर डीप जमीन से लगे रहते हैं, वो एक होते हैं जो तैरते रहते हैं ऊपर सरफेस पे। वो क्यों तैर पाते हैं, वो इसीलिए तैर पाते हैं क्योंकि उनका जो मृदुतक होता है उनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश बढ़ जाता है। अंतर कोशिकीय अवकाश अभी बताया ना कि 2 या 3 जो भी कोशिकाएं हैं उनके बीच में ये जो स्पेस है, ये जो अवकाश है, अवकाश का मतलब स्पेस, जगह, ये अवकाश है, ये अंतर कोशिकीय अवकाश है। अब इनमें जो जलीय पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे एक यहाँ कोशिकाएं हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, ऐसे कोशिकाएं है ना, गैप ज्यादा है इनमें। तो गैप ज्यादा होने की वजह से जगह खाली रहेगी, और जहां जगह खाली होती है वहां कौन पहुंच जाता है, वहां पे पहुंच जाती है एयर, वायु। और जहां वायु होगी तो वो उस चीज को क्या बना देती है, लाइट बना देती है, लाइट वेट बना देती है, भारीपन खत्म कर देती है उसका। तो क्या होगा, जलीय पादप जो कि तैरते रहते हैं उनके मृदुतक कोशिकाओं के बीच में बहुत सारे अंतरा कोशिकीय अवकाश होते हैं या बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एयर आ जाती है, हवा आ जाती है, और ये हवा उन्हें बायोन्सी प्रोवाइड करवाती है, मतलब उत्प्लावन प्रदान करती है, जिससे कि वो जल में आसानी से तैर सके। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वातन तंत्र। वातन का मतलब होता है एयर। इस उत्तक को वायु उत्तक यानी कि एरेनकाइमा कहते हैं। यह पौधों को उत्प्लावनता यानी कि जो मैंने अभी आपको वर्ड बोला, बायोन्सी प्रदान करता है। ठीक है, उत्प्लावकता भी बोलते हैं इसको, जो भी वर्ड है दोनों ही सेम है, उत्प्लावन बोलो या उत्प्लावकता बोलो, बात एक ही है। तो बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। अब ये आपको पूछा जा सकता है कि वायु उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन इस पर ऐसे ही बनते हैं। यह वायु मृदुतक क्या होता है, तो अभी जो हमने एक्सप्लेन किया कि जलीय पादपों में वायु उत्तक पाए जाते हैं, है ना, ये मृदुतक का ही प्रकार है, यानी कि मृदुतक का ही रूपांतरण है एक तरह का, जो आवास के हिसाब से बदलता रहता है। और इनमें क्या होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश बढ़ जाते हैं, जिससे कि पौधे या प्लांट जो भी है वो पानी में आसानी से तैर पाते हैं। जिन मृदुतक में हरित पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल, अब दूसरे टाइप का पढ़ रहे हैं हम, इसको ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रकार के मृदुतक कौन कौन से होते हैं। एक तो हमने नॉर्मल पढ़ लिए कि नॉर्मल सेल्स होती है, अब ये हम काम के हिसाब से मृदुतक पढ़ रहे हैं कि कुछ मृदुतक वायु उत्तक होते हैं यानी एरेनकाइमेटस होते हैं, कुछ मृदुतक में क्या हो जाता है, क्लोरोफिल भर जाता है, जैसा कि नॉर्मल सभी कोशिकाओं में होता है। पौधे की, पत्तियों की, जो तनों की कोशिकाएं हैं उनमें कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स में क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित या पर्णहरिम आ जाएगा, जिसकी वजह से वो ग्रीनिश हो जाएगी। उपस्थित होता है हरित उत्तक यानी कि क्लोरेनकाइमा कहलाता है। ठीक है सारे मृदुतक, बस थोड़ा सा इनका चेंज हो रहा है, जगह के हिसाब से
किसी चीज़ के आ जाने के हिसाब से या आवाज़ के हिसाब से। उसके बाद जब मृदुतक विभिन्न पदार्थों के संग्रहण का कार्य करता है, मतलब कि कुछ स्टोर कर रहा है अपने अंदर, जैसे कि हम देखते हैं कि शकरकंद है, आलू है, गाजर है, ये सब जड़ें हैं। लेकिन गाजर जो नॉर्मल गाजर आप देखते हैं और अगर आप जड़ से उसको कंपेयर करेंगे तो वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप गाजर को देख के ये नहीं बता सकते कि ये जड़ है। क्यों? क्योंकि जड़ ने क्या कर दिया है, कुछ पदार्थों का संग्रहण अपने अंदर कर दिया है। और जनरली वो पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स होता है, कैरेटीन होता है उसके अंतर्गत, विटामिन ई होता है उसके अंतर्गत, इसीलिए विटामिन ए होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि गाजर को खाना चाहिए। तो जड़ की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स थी, जड़ की जो मृदुतक कोशिकाएं थी, उन्होंने कैरेटीन का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया और अपने अंदर स्टोर करना, संग्रहित करना शुरू कर दिया, जिससे उनका साइज, शेप, कलर सब कुछ चेंज हो गया। तो ऐसी मृदुतक कोशिकाएं जो किसी विशेष पदार्थ का संचय करती है या संग्रहण करती है, तो ये संचयी पैरेन्काइमा यानी कि स्टोरेज पैरेन्काइमा कहलाती है। ठीक। कुछ मृदुतक कोशिकाएं अनेक प्रकार के पाचक विकर यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्त्रावित करने लगती है। इन्हें ईडियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और काम मृदुतक कोशिकाओं का कि जब ये डाइजेशन से रिलेटेड जूसेस सिक्रीट करने लग जाए, किस में? प्लांट में। घटपादप याद आ रहे हैं? क्या बताया था उसमें कि उसकी लीफ जो है वो किस में रूपांतरित हो जाती है? एक पिक्चर में, यानी कि घट में रूपांतरित हो जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बाल लगे होते हैं। और इनमें जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं यानी मृदुतक कोशिकाएं हैं, वही ईडियोब्लास्ट का उदाहरण है। क्या होता है, कोई भी कीड़ा आता है अगर अंदर, तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, कीड़ा अंदर बन 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 करता है। ये जो हेयर होते हैं, इसके बाल होते हैं, ये जो है सेंसरी होते हैं, कीड़े के आते ही इनमें सेंसस चालू हो जाते हैं और ये कोशिकाओं को संकेत देखते हैं कि हमारा खाना आ चुका है, तो आप जो है वो जूस सिक्रीट कर दो, मतलब वही एंजाइम सिक्रीट कर दो। कौन से एंजाइम? पाचक एंजाइम। क्यों? क्योंकि इस कीड़े को पचाना है। कीड़े में जो भी इनके काम लायक चीज़ें हैं, अमीनो एसिड्स हैं, नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, जो जो इसको चाहिए वो ये अवशोषित कर लेगा, बाकी बचा हुआ कचरा ढक्कन खोल के बाहर निकाल देता है ना। ऐसा मैकेनिज्म होता है इसमें। तो भाई ये जो कोशिकाएं वो क्या कर रही हैं? डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट कर रही है। जनरली नॉर्मल प्लांट में डाइजेस्टिव जूस नहीं होते, वो तो खाना सनलाइट से बनाते हैं और स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, हमारी तरह उनके अंदर डाइजेस्टिव जूस नहीं होते, लेकिन ये तो स्पेशल है। ठीक है, तो इसमें जो है जो कोशिकाएं होती हैं मृदुतक की, वो क्या कहलाती हैं? ईडियोब्लास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं। अब मृदुतक कोशिकाओं के क्या काम होते हैं? कुछ तो हमने देखे, अलग अलग रूप में ये अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, पर एक बार अगर हम इसको पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ये भोज्य पदार्थों एवं जल का संग्रहण करती है। वही मैंने कहा, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, इनमें संग्रहण करके फूल गई है और फिर मॉडिफाइड हो गई है। शाखीय पौधों में इनकी स्फीता यानी कि टर्जिडिटी यांत्रिक शक्ति का प्रदान करती है। स्फीता क्या होता है? या स्फीता जिसको बोलते हैं टर्जिडिटी, कोशिका का फूल जाना। कोशिका क्या होती है? जल को ग्रहण करके फूल जाती है, और फूल कर इतनी नहीं कि वो फट जाए, सबका एक टर्जिट प्रेशर होता है। सब पढ़ना है हमें इस 11th में, क्या होता है टर्जिट प्रेशर, और सब पढ़ेंगे। टर्जिट प्रेशर क्या होता है कि जब पानी कोशिका के अंदर आता है तो कोशिका की वॉल जो है वो कोशिका को फटने से बचाती है, लेकिन कोशिका फूल जाती है, नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है, उसको बोलते हैं स्फीतिता यानी कि टर्जिडिटी। और ये क्या काम आती है? ये किसी भी तने को खड़ा रखने में यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करती है कि जोर से हवा आ रही है, कोई प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि हवा आते ही तना गिर गया या कोशिकाएं नष्ट हो गई। ये उसको खड़ा रखने में यांत्रिक रूप से सपोर्ट प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। इनकी कोशिकाओं में जब हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न हो जाता है, तब इन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ये हमने पढ़ा था अभी, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ये तो पता ही है, जहाँ क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ तो प्रकाश संश्लेषण होना ही है। तो मृदुतक कोशिकाओं का एक ये काम भी है। जब इनकी कोशिकाओं के बीच बड़े बड़े वायु आशय बन जाते हैं, जो कि हमने जलीय पादपों के बारे में पढ़ा, तो इन्हें एरेन्काइमा कहते हैं। और ये जलीय पौधों में
प्लावनता, उत्प्लावनता, देखो सारे वर्ड मैंने यहाँ ले लिए ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हो कि उत्प्लावन क्या है, प्लावन क्या है, प्लावकता क्या है, सब एक ही है क्योंकि सबका इंग्लिश आप देख रहे हो बायोन्सी ही है, ठीक है। तो उत्प्लावनता प्रदान करती है। कभी कभी इनकी कोशिकाएं विभाजित होकर घाव भरने का काम भी करती है। भाई पौधे हैं, उनको भी तो चोट लगती है, आपने जाके और कोई पत्थर मार दिया तो वहां की सेल्स क्या हो गई, डैमेज हो गई, और आपके मारने ही से नहीं, आसपास गायें घूम रही हैं, बकरियां घूम रही है, पता चला 2 सींग घुसेड़ दिए, है ना, तो कोशिकाएं डेड हो जाएगी। उनका काम, उनको वापस रिपेयर करने का काम भी कौन करता है, मृदुतक कोशिकाएं। जैसे हमारा होता है, हमारा भी घाव भरता है ना, हम में पेरेन्काइमा नहीं होती है, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट में होती है, हम में पेरेन्काइमेटस सेल्स नहीं होती एनिमल्स में, हम प्लांट की ही बात कर रहे हैं अभी। ये है वो एरेनकाइमा। ये देखो एक जलीय पादप का तने का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है और आपको दिख रहा होगा होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बीच बीच में गैप दिख रहे हैं। इन्हीं गैप में क्या भरी होती है, हवा भरी होती है, और इसी को हम अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। इसको थोड़ा सा आप ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो वो सेल्स हैं नॉर्मल पेरेन्काइमेटस सेल्स, और बीच में आपको ये वाइट वाइट दिख रहे हैं, यही वो क्या है, अंतरकोशिकीय अवकाश हैं या जगह हैं, जिसकी वजह से इनमें हवा जाती है और क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये उत्प्लावनता या उत्प्लावकता, ठीक। तो ये थे मृदुतक के काम, और क्या था मृदुतक ये हमने पढ़ा, और इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने मृदुतक खत्म किया है, अभी हमें कोलेनकाइमा भी पढ़ना है और स्क्लेरेनकाइमा भी पढ़ना है, सरल उत्तक के सारे प्रकार पढ़ने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट उत्तक पर जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वीडियो लेक्चर का। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर।